बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन और बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक स्टीमर इंजन की निर्गत होने वाली शक्ति 2500 वाट है। यह स्टीमर 7.2 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से चल रहा है। स्टीमर पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक स्टीमर यानी पानी में चलने वाली एक मशीन होती है, उस इंजन की जो निर्गत यानी आउटपुट पावर है वो हमें दी गई है और वो पावर हमें दी गई है 2500 वाट। ठीक है, और इस स्टीमर की जो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत चाल जो है वो आपको दी गई 7.2 किलोमीटर पर आवर आपको दी गई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पर आवर स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो एक इसकी शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है कि अगर हम इसमें 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये डायरेक्ट आ जाती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको अब जब मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये 18 बन जाए 18 और ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20 यानी 2.0 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी इस क्वेश्चन में दी गई है, यानी मीटर पर सेकंड में इतनी है और दी गई थी 7.2 किलोमीटर पर आवर में। अब आपको इस स्टीमर पर लगने वाले बल की गणना करनी थी, यानी F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन में अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई थी उनको हम लोगों ने सही से सेट कर लिया है। अब जो पूछा गया वो F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब हम लोग पावर, वेलोसिटी और फोर्स यानी शक्ति, वेग और बल में कोई संबंध अगर है तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। बिल्कुल एक संबंध है। हम जानते हैं कि P इक्वल टू F इंटू वी, ये एक रिलेशन होता है पावर, फोर्स और वेलोसिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो P फैक्टर इक्वल टू F हमारे पास नहीं है, तो F को कैलकुलेट करने के लिए F इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। P हमें कैलकुलेट वो दिया गया है 2500 होल अपॉन V हमारे पास है 2.0, तो आप देख रहे हैं इसका हाफ कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1250 न्यूटन। तो आंसर हमारा आ चुका है 1250 न्यूटन उस स्टीमर पे बल उत्पन्न होगा या लगाना पड़ेगा हमें। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 1250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही धातु के दो तार एक समान बल द्वारा खींचे जा रहे हैं। यदि पहले तार की लंबाई तथा त्रिज्या दूसरे तार से क्रमशः आधी तथा 2 गुनी हो तो दोनों तारों में हुई लंबाई वृद्धि का अनुपात है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, इसकी भाषा को हम लोग को समझना होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो तार दिए गए हैं, धातु की दो तार है, लेकिन उसमें अच्छी बात क्या है कि दोनों तार जो बने हैं उसकी धातु एक ही है और दोनों ही धातु पर समान बल लगाया गया है, यानी हम कह सकते हैं F1 इक्वल टू F2, समान बल लगाया गया है। अब दूसरी बात उन्होंने ये कही, यदि पहले तार की लंबाई दूसरे तार से क्रमशः कैसी आधी, अगर सपोज कर लें पहले तार की लंबाई हमारी L1 है जो दूसरे तार की लंबाई से क्या है, आधी है, ये प्रश्न हमसे कह रहा है। एक बात ये कह रहा, दूसरी बात की जो पहले तार की त्रिज्या है वो दूसरे तार से 2 गुनी है। अगर पहले तार की त्रिज्या R1 है तो दूसरे तार की त्रिज्या से कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, इस तरीके से हमसे इसने बात कही। तो उसने ये कहा है, पूछा प्रश्न में कि जब लंबाई में जो वृद्धि आएगी वो कितनी होगी, वो ये बताना है, ये क्वेश्चन मार्क।
अगर हम इसको फिगर से भी समझने की कोशिश करें तो इसको फिगर से ऐसे समझा जा सकता है, जैसे सपोज करिए एक ही धातु के दो तार हैं, इस तरीके से ये तार है और इसको हमने यहाँ पे सस्टेंड कर दिया है, यानी लटका दिया है, इधर भी ये। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो जो पहले ये सपोज कर लीजिए आपकी L1 है, तो दूसरे तार की लंबाई जो होगी वो 2 गुनी है पहले वाले तार की। यही तो बात समझ में आएगी ना, तभी तो ये आपका 2 गुना हो जाएगा। इसकी लंबाई इसकी लंबाई से कितनी है, आधी है, ये प्रश्न ये कह रहा है। दूसरी बात, जो पहले तार की जो त्रिज्या है वो दूसरे वाले से 2 गुनी है, यानी इसे हम ऐसे करके बनाना चाहिए। तो ये त्रिज्या जो अब आएगी, ये त्रिज्या है इससे 2 गुनी ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझते हैं। लेकिन अब इस पर जो भार लटकाया गया है, यानी इसको खींचा गया है, तो वो बल कैसा है हमारा, बिल्कुल समान है। इसको बिल्कुल समान से खींचा गया है। अगर यहाँ पर 1 किलो लगाया गया तो यहाँ भी 1 किलो लगाया गया, इस तरीके से प्रश्न की भाषा है। लेकिन इसको खींचने से इसकी जो लंबाई में इंक्रीजमेंट आता है, ये जैसे इतना ये खींच गया होगा और ये थोड़ा और ज़्यादा खींच गया होगा, तो इनकी लंबाई में मान लेते L1 और इनकी लंबाई में L2 का जो वृद्धि हो गई है उसका अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न का डिस्क्रिप्शन था जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसको समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ये सवाल प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित है और इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं y = f इंटू कैपिटल L अपॉन a स्मॉल l। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से हम लोग L को कैलकुलेट करते हैं, तो L = y कैपिटल A अपॉन नहीं, एक मिनट गलत हो रहा है, ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको इधर क्रॉस होगी, तो स्मॉल l = f L अपॉन a y। ये हमारे पास एक फार्मूले के रूप में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इससे इस वाली वृद्धि के लिए फार्मूला बनाते हैं, यानी L1 = f1 L1 अपॉन a1 y1। और इस वाले के लिए यही फार्मूला बनाते हैं, L2 = f2 L2 अपॉन a2 एंड y2। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें हेल्प में दी गई हैं, L1 का L2 से रिलेशन दिया गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को भाग कर लेते हैं, यानी L1 अपॉन L2 = f1 L1 अपॉन a1 y1 मल्टीप्लाई, ये राशियाँ पलट जाएंगी, a2 y2 होल अपॉन f2 इंटू L2। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ हमको रिलेशन में दी गई हैं, यानी f1 और f2 कैसे है, बराबर, तो यानी हम लोग इसको वैल्यू रख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, f1 और f2 बराबर है। और L1 का L2 से जो रिलेशन है उस तरीके से लिखते हैं, f1 इंटू L1 का मतलब है L2 का आधा। a1 क्या है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो हो जाएगा हमारा पास πr1² इंटू y1 और इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई a, इसके लिए हो जाएगा πr2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y2 होल अपॉन f2 मल्टीप्लाई बाई L2। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सी जो भौतिक राशियाँ हैं वो कैसी है, इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, जितनी भी जो भौतिक राशि है वो कैसे यहाँ पर इक्वल हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए L1 अपॉन L2 f1 मल्टीप्लाई बाई L2 अपॉन 2 इंटू πr1 का स्क्वायर इंटू y1 मल्टीप्लाई बाई πr2 का स्क्वायर इंटू y1 कर लेंगे, क्योंकि y1 और y2 हमारे लिए क्या है, इक्वल है। एक ही धातु के अगर पदार्थ के बने हुए तार हैं तो उनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसा होगा, समान होगा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हमने y2 को y1 कर लिया है और फोर्स भी दोनों को बराबर दिया गया, तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, F1 कर लेते हैं और L2 को हमने L2 रखा। अब जो राशियाँ कैंसिल होती हैं उनको काट दें, F1 से F1 कट गया, y1 से y1 और L2 से L2 और पाई से पाई कट गया। जो बच गया उसको लिख लेते हैं, L1 अपॉन L2 = R2 का स्क्वायर होल अपॉन R1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 2।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया गया R1 का R2 के साथ, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी होगी, 2R2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये रिलेशन हमें दिया गया, इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 2 जा 4 होता है, और R2 का स्क्वायर। हम देखेंगे ये भी R2 स्क्वायर है, ये भी R2 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। 1/8 L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1/8। तो इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो 1/L2 इक्वल टू 1/8। तो ये हमारा एक अनुपात आया, जब उनकी लंबाई में वृद्धि होगी तो उनका अनुपात 1:1 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1/8। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि वायुमंडलीय दाब 101 किलो पास्कल हो तो तथा गेज दाब 800 किलो पास्कल है तो निरपेक्ष दाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो ये बहुत टफ भी हो जाता है। ये बहुत सिंपल फार्मूला है इसके लिए, आइए नोट करते हैं। निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। ठीक है, अब ये दोनों राशियां हमें दी गई हैं। तो वायुमंडलीय दाब दिया गया 101 किलो पास्कल प्लस 800 किलो पास्कल। इसका हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 101 और 800 जब ऐड करेंगे तो 901 किलो पास्कल, राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है ए, 901 किलो पास्कल, ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन वे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 14 बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए 14 बैरोमीटर क्या होता है। देखिए बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग वायुमंडलीय दाब को पता करते हैं, यानी दाब पता किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन 14 बैरोमीटर ये भी एक मरकरी पे आधारित एक दाब मापी है, और इसका आविष्कार किया था जीन निकोलस 14 ने, बहुत फेमस है जीन निकोलस 14, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड में आ जाते हैं, तो हम लोग सिंपल ज़्यादा होने की वजह से भी क्वेश्चन कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं होगी अब आप लोगों से कभी भी। तो आइए इसको भी सीखते हैं। हमको दिया गया है T डिग्री सेंटीग्रेड में, कितना दिया गया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमसे पूछा जा रहा है फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो हमें अगर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पता है तो हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो रिलेशन होता है TC अपॉन 100 इक्वल टू TF माइनस का 32 होल अपॉन 180। एक और फार्मूला होता है, मतलब इसी से एक दूसरा फार्मूला होता है, वो भी सिंपल है, लेकिन ये भी सिंपल है, आप इससे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। TC आपको दिया गया, तो ये वैल्यू आप यहाँ ला के रख दीजिएगा। तो 80 अपॉन 100 TF माइनस का 32 होल अपॉन 180। आप देखेंगे एक 0 से एक 0 इधर कट गया और एक 0 से एक 0 इधर कट गया, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 18 TF माइनस का 32। तो TF हो जाएगा हमारा, ये इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 18 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 प्लस का 32। जो इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका, अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर T है तो फ़ारेनहाइट में ये हो जाएगा 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका राइट ऑप्शन है।
इस यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन रिलेशन अगर नहीं पता है तो आप इसमें गलती कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि किसी बहते हुए द्रव या शांत द्रव या किसी भी फ्लूइड में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उनकी प्रमेय थी, वो कहती थी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपको बर्नौली प्रमेय का मैथमेटिकल रिजल्ट आपके सामने है। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ऊष्मा से बर्नौली प्रमेय का कोई लेना देना नहीं है, तो ऊष्मा पे ये बिल्कुल भी आधारित नहीं है। ऊर्जा से हो सकता है और संवेग से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बर्नौली प्रमेय हमेशा जो संरक्षित रहती है या किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करती है। अगर आप इसके शब्दों पे देखिएगा तो इसने क्या कहा है, दाब ऊर्जा, इस राशि को क्या कहा, गतिज ऊर्जा, इस राशि को क्या कहा, स्थितिज ऊर्जा। यानी सभी ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, और जब भी कांस्टेंट वर्ड किसी में जुड़ जाता है तो वो संरक्षण प्रदर्शित करने लगता है। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली प्रमेय आधारित है, यानी ऑप्शन हमारा राइट बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक कार किसी समतल सड़क के मोड़ पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से मुड़ रही है। यदि टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.5 हो तो पथ की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया मोड़ पर कार का वेग यानी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सड़क और टायर के बीच में जो घर्षण लग रहा है वो हमें दिया गया है 0.5। तो ये पूछा जा रहा है वो जो सड़क है जिसका मोड़ है उसकी त्रिज्या क्या है, यानी इस तरीके से की सड़क है जो मोड़ पे है और यहाँ पे कोई कार है जो मुड़ रही है। उस मुड़ती हुई कार का आपको जो टायर के बीच में जो घर्षण लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जी एक हेल्पिंग राशि दी गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी कोई कार किसी पथ पे मुड़ती है तो उसके अधिकतम उसके मुड़ने के लिए जो अधिकतम वेग होता है उसका एक फार्मूला होता है v इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर म्यू आर जी। यहाँ से r की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, r इक्वल टू वी स्क्वायर होल अपॉन आर जी। तो r इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20, फिर एक बार और लिख देंगे 20। एक मिनट, r निकालेंगे तो म्यू होगा यहाँ पर म्यू अपॉन जी। तो म्यू की वैल्यू है 0.5 और जी की वैल्यू 10। तो आप देखेंगे 20 इंटू 20 होल अपॉन 5, इसका इंटू कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो r इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर। ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको ये फार्मूला याद करना होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृत्तीय गति करते पिंड की चाल व त्रिज्या दोनों को दुगना कर दें तो अभिकेंद्र बल हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अभिकेंद्र बल पता होना चाहिए। F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है। मान लें पहले जो उसका वैल्यू थी वो थी m1 v1 अपॉन r1। अब वो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, चाल, यानी जो पहले चाल थी वो अब जो नई चाल हो उसकी क्या हो जाए, 2 गुनी हो जाए, दोनों को 2 गुना, यानी v2 जो हो
वो पहली वाली की क्या कर दी जाए 2 गुना, और त्रिज्या जो है उसको भी क्या कर दी जाए 2 गुना त्रिज्या कर दिया। तो नया जो बल लगेगा विकेंद्र बल, क्योंकि द्रव्यमान तो समान ही रहेगा, पहले भी एक पिंड था अभी भी वही पिंड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे m1 इक्वल टू m2, ये तो समान ही रहेगा। तो m2 v2 स्क्वायर अपॉन r2, इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो f2 इक्वल टू m1, v2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2v1 का होल ऑफ स्क्वायर, r2 वैल्यू है हमारे पास 2r1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, तो m1 मल्टीप्लाई बाई 2 का हो जाएगा, नहीं होल स्क्वायर नहीं होता नीचे, तो ये हो जाएगा 2 का 4 r नहीं v1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2r1 का, नहीं r1 ही रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं, तो जो वैल्यू बचती है उसको लिखते हैं f2 इक्वल टू m1, 2 को आगे कर लेते हैं v1 स्क्वायर होल अपॉन r1। ये जो राशि है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये f1 के बराबर है, यानी ये, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं तो नया जो आपका अभिकेंद्र बल बनेगा वो पहले वाले अभिकेंद्र बल का कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो नया अभिकेंद्र बल बनेगा वो 2 गुना होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, वो हमसे ये कह रहा है कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तो उसकी क्या कंडीशन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है। चलिए देखते हैं। हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों क्या हैं लंबवत हैं। ये इसने कहा है अगर ये दोनों वेक्टर लंबवत हैं तो इसमें क्या कंडीशन सही होगी, ठीक है। तो लंबवत के लिए उसने ना चाहते हुए भी थीटा हमको दे दिया है 90 डिग्री, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमें मिलेगा मॉड ए का वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड और दोनों के बीच का कोसाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और 0 का इंटू जब ए और बी के परिमाण में रखेंगे वेक्टर के परिमाण में, तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी हमारे लिए 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा बी। तो बहुत सिंपल है लेकिन फार्मूला बेस्ड है। अगर 2 वेक्टर कोई भी ए और बी परपेंडिकुलर हैं यानी परस्पर लंबवत हैं तो उनका रिजल्ट ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा, जो हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे लिए 1.06 मीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल की सार्थक अंकों में गणना कीजिए, ठीक है। एक हमें दिया गया है वृत्त और वृत्त का क्या दिया गया व्यास 1.06 मीटर, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए जो व्यास की कितनी होती है आधी। तो 1.06 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 0.53 मीटर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर। त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसको हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू आपके सामने है 0.5, फिर एक बार लिख देंगे 0.53। इसका हम लोग मल्टीपल कर लेंगे। हम इसको एक मल्टीपल करके एक ट्रिक से भी आपको उसके मल्टीपल सिखा सकते हैं। 53 मल्टीप्लाई बाई 53, तो ट्रिक से भी देख लेते हैं और ऐसे भी देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी और 5 5 जा 25 और 1 26। इसको ऐड कर लेते हैं 9 0 8 और 2 और 4 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब ये तो नॉर्मल तरीका है जो किसी भी 2
अंकों का वर्ग आपको दिखाता। अगर आपको डायरेक्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, इधर वाले अंक का वर्ग लिख देते हैं 09, इधर वाले अंक का वर्ग लिख देते हैं 15 नहीं 25, और फिर क्या करते हैं कि इन दोनों का जोड़ दे, 5 और 3 कितना हो जाता है 8, और 8 का डबल कर दे 16, और यहाँ पे वो 16 लिख दे इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट, इसका वर्ग इधर, इसका वर्ग इधर, ठीक है, दोनों का जोड़ 8, 8 का डबल 16, एक अंक छोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ कुछ गलत हुआ क्या, 3 3 या 9, 3 5 या 15, बिल्कुल सही है। 5 3 या 15, 1 कैरी, 5 5 या 25, 2 कैरी, 26 हो जाएगा, ये 9 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 6 एक साथ 8 आएगा, और एक 2 आएगा। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको, ये हम आपको फिर कभी बता देंगे। ये बिल्कुल अभी सही किया हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ए वेक्टर इजकल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.2809। अब इसका मल्टीपल और रह गया करने को। अगर हम इसके मल्टीपल को करते हैं यहीं पर 3.14, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 09082, मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 का 2, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे 6 12 0 11 8 और 8 अंक लगेगा, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट लग जाए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आएगा 0.881026 ए मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा क्या हो गया है, गुणा हो गया है, जो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। लेकिन उसने हमसे क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन किस तरीके से पूछा है, सार्थक अंकों के रूप में पूछा है। अब देखिएगा, जो हमें ब्यास दिया गया था 1.06 मीटर, ये ब्यास दिया गया था, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी, 3। और ध्यान से सुनिएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी, 3 थी, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में कितने अंक आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 आ गए यहाँ पे। अब 6 तो सार्थक अंक हैं, लेकिन व्यास के अनुसार 6 सार्थक अंक नहीं है। अब देखिएगा, हमने जब त्रिज्या निकाली तो त्रिज्या में कितने सार्थक अंक आ रहे हैं, 2 है ना, लेकिन व्यास में कितने, 3, तो ये मैच नहीं कर रहा, पहली चीज। अब क्षेत्रफल हमने किससे निकाला है, व्यास के आधार पर निकाला है कि त्रिज्या के आधार पर निकाला। तो हमने क्षेत्रफल जो निकाला है वो त्रिज्या के आधार पर निकाला है, जिसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 2। तो अगर त्रिज्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2, तो वही सार्थक अंकों की संख्या आपके इस क्षेत्रफल में भी आनी चाहिए, ये रूल कहता है। तो अगर ये रूल कहता है तो ये 4 डिजिट है, हम इनका क्या करेंगे। तो अब एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इसके बाद वाला नंबर जैसे 1 है, वो अगर 5 से बड़ा है तो ये नंबर 1 प्लस हो जाएगा, और अगर वो 5 से छोटा है तो ये नंबर सेम रहेगा, और बाकी सब 0 हो जाते हैं। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा 0.88 मीटर स्क्वायर होगा। ये आंसर बिल्कुल सही। अब इसकी सार्थक अंक 2 और इस त्रिज्या की भी सार्थक अंक 2 है, तो जो आंसर हमारा आया वो किस में आया, त्रिज्या के सार्थक अंकों में आया, जिसका अंक कितना है, 2। यानी ऑप्शन हमारा क्या है, बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सार्थक अंकों के रूल से इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व, वरना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर ना करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बल का समय के साथ परिवर्तन
निम्न संबंध के अनुसार होता है। अब उस परिवर्तन आपको दिया गया है F इजकल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। ये एक प्रणोदित दोलन का समीकरण है जो मोस्टली जब हम लोग दोलन पढ़ते हैं तो उसमें इस समीकरण को पढ़ाया जाता है, ड्राइव भी कराया जाता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की जा रही है ड्राइव करने की। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस समीकरण को, अगर ये समीकरण ऐसी है तो इसमें a अपॉन पी की विमा क्या होगी, यानी ये क्वेश्चन हमारा विमाओं से संबंधित हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात ये है कि हमें ये पता है कि कोई भी भौतिक राशि है, अगर उस भौतिक राशि में एक कोण है तो उस कोण की विमा नहीं होती है। ये बात हमें पता है, कोण एक विमाहीन राशि होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदर जो फंक्शन है पी और टी, इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये अपनी इनकी वैल्यू विमाहीन हो जा रही है। इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है क्योंकि तभी तो कोण की विमा यहाँ पे जाके आप देखिएगा ये साइन है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की या किसी भी रेशियो की विमा नहीं होती है, लेकिन इनकी विमा है। लेकिन वो आपस में मल्टीपल ऐसा है कि उसका आंसर हमारे लिए 1 आ जाता है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी टी इजकल टू 1, ये विमाहीन है। अब यहाँ पे p की विमा अगर हम निकालते हैं तो p की विमा क्या बनेगी 1 अपॉन टी, क्यों t है, t समय है तो समय के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 1 अपॉन टी। तो इस तरीके से सिर्फ p की बात करेंगे तो आपको p की विमा मिलेगी t इनवर्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे t, ये t इनवर्स है और ये t है तो कट के कितना आ जाएगा 1। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहे थे कि ये पूरी राशि विमाहीन है, लेकिन इनको जब पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे तो कुछ विमा जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपकी P की विमा हो गई। अब आपको A की विमा यहाँ पे ढूंढनी है, कैपिटल A। ठीक है, अब आप A यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपको मिलेगा F अपॉन साइन पी टी माइनस का थीटा। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरी राशि विमाहीन होती है तो सिर्फ किसकी राशि आएगी इसके सामने, बल की, यानी बल की विमा क्या होती है mlt की पावर -2। सिर्फ आपके सामने बल की विमा आएगी mlt की पावर -2। अब हमें क्वेश्चन में किसकी पूछी गई a अपॉन पी की, तो हम लोग क्या करते हैं a अपॉन पी लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका mlt की पावर -2 होल अपॉन p की विमा है t की पावर -1, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 ऊपर जाएगा तो सिर्फ बचेगा mlt की पावर -1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इसको सीख लीजिए, इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या है mlt -1, जो इस ऑप्शंस में मैच करता है ऑप्शन सी से। ठीक है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और सिंपल बहुत है। आप देखिएगा MKS पद्धति में मूल मात्रक हैं, देखिए 7 है, 5 है, 3 है या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, वो ये करते हैं 7 पे लगा देते हैं, लेकिन ये 7 आंसर सही नहीं है क्योंकि MKS पद्धति में जो सिर्फ मूल मात्रक हैं वो कितने हैं 3 होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है ना, हम लोग मास MKS लिखते हैं ना, सिर्फ 3। अगर SI पद्धति पूछी जाती है हमसे तो उसमें 7 राशियां होती हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, MKS पद्धति में मूल मात्रा कितने होते हैं 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर G का मान डैश जाता है, यानी घट जाता है या नियत हो जाता है या बढ़ जाता है या शून्य हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पृथ्वी के स्ट्रक्चर से समझते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर जो लेटेस्ट है वो इस तरीके से ऊपर से चपटा है और नीचे साइड से फैला हुआ है। ठीक, ये हमारी जो पृथ्वी को जो आधा आधा बांटती है ये हमारी विषुवत रेखा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ऊपर वाले होते हैं ये पोल कहलाते हैं। ठीक है, और ये सेंटर मान लिए थोड़ी देर के, और हम यहाँ पर हैं भी, कहाँ पर है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, ऐसे करके ये ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोग रिलेशन जानते हैं G और स्मॉल g में, तो G इजकल टू कैपिटल G कैपिटल ME अपॉन RE स्क्वायर।
ये एक रिलेशन होता है। अगर हम यहाँ से g की बात करें तो g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि ये पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे ये जो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो अब r का मान अगर बढ़ेगा तो g का मान घटेगा। ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है तो g का मान घट रहा है, यानी विषुवत रेखा पे g का मान क्या होता है, कम। अब हम जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा r घटेगा। क्या घटेगा, r। तो अगर r घटेगा तो g हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर आप जाएंगे तो g का मान बढ़ जाता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी भी है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूर्य से एक ग्रह की दूरी पृथ्वी की अपेक्षा 4 गुनी है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण काल 1 वर्ष है, ये भी उन्होंने बता दिया है। उस ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल बेसिक फार्मूले पे ये पूछा जाता है। ठीक है, सूर्य से ग्रह की दूरी, इसको हम लोग देखते हैं। एक कॉमन सी डिस्टेंस हमें दे दी है सूर्य से ग्रह की दूरी। सपोज कर लेते हैं ये दूरी हमारे लिए r1 है। सूर्य से ग्रह की दूरी, इसको हम लोग ले लेते हैं r1 इक्वल टू 4 गुनी इसको कहा जाए तो इसको हम लोग r1 कर लेते हैं। ठीक, वैल्यू बाद में रख देते हैं। और सूर्य से एक ग्रह की दूरी पृथ्वी, मान लेते हैं अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारा सन है। फिर इसको फिगर से देखते हैं फिर बताते हैं। ये हमारा सन है और ये पहली ऑर्बिट, फिर दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट में हमारी पृथ्वी होती है यहाँ पर। तो सन से जो पृथ्वी की दूरी है वो बताई गई r1 मान लेते हैं हम लोग अपनी तरफ से r1। तो जो दूसरा कोई भी ग्रह है उसकी जो दूरी होगी वो r2 होगी, इस तरीके से r2। तो वो यही कह रहा है सूर्य से एक ग्रह की जो दूरी है वह पृथ्वी की अपेक्षा कितनी है, 4 गुनी है। यानी पृथ्वी की अपेक्षा वो कितनी है, 4 गुनी। इस तरीके से अगर मान लेते हैं सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है r1, तो उस ग्रह से दूरी कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है जो पृथ्वी सूर्य की जो चारों ओर चक्कर करता है वो कितना करता है, 1 वर्ष लगाता है उसको चक्कर करने में। तो वो यही कह रहा है कि जो दूसरा ग्रह होगा वो कितना समय लगाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम होते हैं और ये तृतीय नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल है जो इस तरीके से होता था, T प्रोपोर्शनल r⁻3। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा देते तो कांस्टेंट आ जाएगा r⁻3। अब यहाँ पे पहले पृथ्वी के लिए लिखेंगे तो t² इक्वल टू k r1 का पावर 3 और दूसरे ग्रह के लिए लिखेंगे t2² k r2 की पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों को भाग दे लेंगे तो T2/T1 दोनों पर स्क्वायर इक्वल टू k तो कट जाएगा r2 की पावर 3/r1 की पावर 3। इसको कॉमन कर लें r2/r1 होल पावर 3। r2 हमें दिया गया है 4 गुना r1/r1। r1 से r1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसकी होल पावर कितने, 3 है। तो 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या t² चल रहा है तो इसको जब उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, इस पर वर्गमूल आ जाए क्योंकि इधर से स्क्वायर जब उधर जाता है तो इस पर वर्गमूल आ जाता है। और 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। और T2 इक्वल टू T1 इंटू 8। T1 कितना दिया गया हमें, क्वेश्चन में 1 वर्ष दिया गया तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 8। तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, यानी जो दूसरा ग्रह है वो 8 वर्ष में सूर्य की चक्र कर पाएगा, यानी उसके चारों ओर घूम जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे परिक्रमण काल।
ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रहों के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भ्रमित ना हो और लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आइए इसको समझते हैं। द्रव, द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण डैश द्वारा होता है। देखिए द्रवों में, द्रवों का मतलब होता है तरल पदार्थ और गैसीय अवस्था, यानी पदार्थ की द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों को द्रव कहा जाता है। या द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो बहुत सिंपल इसका मेथड है कॉन्वेक्शन, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं संवहन, इसको हिंदी में कहा जाता है संवहन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चों ने गलत किया होगा, लेकिन आप इसको सीख लीजिए एक बार में ही। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी केस नली में जल 10 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है। कितना चढ़ता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है। यदि केस नली को 45 डिग्री झुका दे तो जल की ऊर्ध्व ऊंचाई कितनी होगी। यह आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक, अब इसको फिगर से समझेंगे तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसे कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल का क्वेश्चन ये आपसे पूछ दिया गया है। चलिए ये हम बीकर लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में हमने कोई लिक्विड था वो फिलअप कर रखा था। आप वाटर ले सकते हैं, ज़्यादा इजी समझने के लिए हम यहाँ पे वाटर फिल कर लेते हैं और इसमें एक केस नली इस तरीके से डिप कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये केस नली का जो डिप किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जल ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि जल चढ़ना और उतरना ये केशिकात्व कहलाता है। अब आप देखेंगे कि जल, ये जो डिप आपने की है इसमें केस नली, ये ऊर्ध्वाधर की है, बिल्कुल ऐसी ऊर्ध्वाधर की है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस ऊर्ध्वाधर से आप नली को कितना झुका दे, 45 डिग्री। देखिए दूसरे फिगर में इस चीज़ को समझिएगा, ये आपका द्रव अभी भी वही है। आपने क्या किया, इसको 45 डिग्री इस तरीके से झुका दिया। ये आपकी नॉर्मल थी, पहले आपकी ये अवस्था थी, तो आपने कितना डिग्री घुमा दिया इसको, 45 डिग्री। तो जल आपका कहाँ तक चढ़ेगा, ये जल चढ़ गया। जल तो चढ़ेगा वैसे भी, लेकिन वो यहाँ पे पूरी बात उसने कही, जल की ऊर्ध्व ऊंचाई कौन सी, क्योंकि ऊर्ध्व ऊंचाई अभी भी वही है, ये वाली, ये ऊर्ध्व होगी, ये ऊर्ध्व नहीं होगी, और ये क्षैतिज होगी। तो उसने ऊंचाई अभी भी वही पूछी, जल की ऊर्ध्व ऊंचाई कितनी होगी। तो जल की ऊर्ध्व ऊंचाई जो होगी वो अभी भी होगी वही, ये देखिए जो पहले थी। आप इसको और झुका दीजिए नीचे, जल अभी भी वहीं तक चढ़ेगा जब ये इस अवस्था में था तब चढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस बेस पे इसका जो सही आंसर है वो आंसर डी यानी 10 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, अगर वो क्वेश्चन में ये कह देता कि केस नली में जल कितना चढ़ेगा तो आपको ये लंबाई पता करनी पड़ती। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लंबाई बदलेगी। ठीक है, लेकिन ये स्तर जो ऊर्ध्वाधर रेखा में ये नहीं बदलेगा। आप चाहे 45 रखें, चाहे 30 रखें, चाहे 60 रखें, चाहे कुछ भी करें, ये एंगल, ये वाली ऊर्ध्व ऊंचाई नहीं बदलती है। ठीक है, तो इसी बेस पे इसका आंसर क्या है, 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब तब लगेगा जब वह लेटा हो, बैठा हो, दोनों पैरों पर खड़ा हो या एक पैर पर खड़ा हो। ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको P = एक फार्मूला सिंपल सा पता होना चाहिए, F/A। ठीक है, यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि P = 1/A। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, ये भी बात ध्यान रखते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति
द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब तब लगेगा जब वह, यानी एक व्यक्ति जब भूमि पे होगा तो दाब कब ज़्यादा लगेगा। अगर वो लेट जाए तो सोचिए, अगर वो लेट जाएगा तो पूरा शरीर उसका इस तरीके से लेटेगा तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो ज़मीन से ज़्यादा टच करेगा, तो यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब अपने आप क्या हो जाएगा, कम। और वो क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक। अगर वो वही व्यक्ति बैठ जाए तो उसका पहले से इतना क्षेत्रफल अब ज़मीन से टच करेगा, ठीक है, लेकिन पहले से कम होगा। अब दोनों पैरों पर अगर वो खड़ा हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, इस तरीके से सपोज कर लीजिए खड़ा हो गया तो इतना एरिया क्षेत्रफल लग रहा है यानी और कम। अब वो सिर्फ एक पैर पे खड़ा होता है तो और कम, यानी सबसे ज़्यादा दाब क्षेत्रफल कब कम हो रहा है उसका, एक पैर पे जब वो खड़ा होता है तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जब कम हो जाएगा तो दाब सबसे सर्वाधिक अधिक हो जाएगा उसी अवस्था में। तो यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक पैर पर जब वो खड़ा होगा तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दाब लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ताप बढ़ाने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान डैश, मतलब कहना चाहता है कि बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, नियत रहता है या घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ताप बढ़ाने पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान घटता है, ये याद करने वाली चीज़ है और आपको इसे याद कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कर्नट ऊष्मा इंजन की दक्षता आपको दी गई 0.5 दी गई है और 77 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऊष्मा निकालता है। गर्म ताप कुंड का तापमान क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत जल्दी लगा लेंगे। कार्नोट इंजन की जो दक्षता का फार्मूला होता है वो हमारे पास ये है, ईटा इजकल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये इसका मेन फार्मूला है, ये ईटा है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने सिंक यानी जो कम टेम्परेचर है वो आपको दिया गया है, यानी T2 इजकल टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो गर्म कुंड होता है वो हमेशा T1 होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। हम T2 को सबसे पहले केल्विन में चेंज करेंगे, T2 इजकल टू 77 और इसमें 273 अगर आप प्लस कर देते हैं तो ये राशि केल्विन में बदल जाती है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 7 3 10 हो जाता है, 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15 और 1 350 केल्विन आपका ये T2 आ जाएगा। और ईटा आपको वैसे भी दिया गया कितना, 0.5। इसका मात्रक नहीं होता क्योंकि ये रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो 0.5 इजकल टू 350 बटे T1, ओ सॉरी 1 माइनस भी है साथ में, ठीक है, 1 माइनस, इसको इधर कर देते, इसको इधर कर लेते, तो ये हो जाएगा 350 बटे T1 इजकल टू 1 माइनस 0.5। तो 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दें और इसको पलट दें, तो ये जाएगा T1 अपॉन 350 और 1 बटे 0.5। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा T1 इजकल टू 350 इंटू, इसको पॉइंट रहेंगे तो ऊपर से पूरा 10 आ जाएगा, तो 10 बटे 5 आ जाएगा, और इसको काट दें 2 बार हो जाएगा, 350 का डबल अगर हम करेंगे तो 700 हो जाएगा केल्विन। ध्यान रखिएगा, अगर 700 केल्विन यहाँ पे कोई आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें इसमें से 273 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 700 माइनस का 273, तो 0 10 में से 3 गए 7 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, और 6 में से 2 गए 4 बचे, तो 427 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन है डी इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इजी वे में ये क्वेश्चन लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, असंरक्षित बल है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी डेफिनेशन है, ऐसा बल
जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ले जाया जाए तो किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ऐसे बल को हम लोग असंरक्षित बल कहते हैं। अब हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए कि बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा बल है जो असंरक्षित है यानी नॉन कंजर्वेटिव है। पहला नाभिकीय बल या स्थिर वैद्युत बल जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तीसरा गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। चौथा श्यान बल या विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से जो असंरक्षित बल है वो आपका ऑप्शन डी यानी विस्कस फोर्स यानी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में श्यान बल, ये एक असंरक्षित बल है जो पथ पे निर्भर करता है यानी पाथ कैसा। अगर खुरदरा पाथ है तो श्यान बल ज़्यादा लगेगा और अगर चिकना पाथ है तो श्यान बल कम लगेगा, यानी ये पथ पे निर्भर करता है। तो सीधी सी बात है ये असंरक्षित बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान द्रव्यमान व समान त्रिज्या वाली वलय यानी जिसको डिस्क वलय यानी रिंग, डिस्क और सॉलिड गोला तथा गोलीय कोश, इनके इंग्लिश में नाम ध्यान रखिएगा। वलय को हम लोग रिंग कहते हैं, डिस्क को डिस्क कहते हैं, ठोस गोला को सॉलिड स्फीयर और गोलीय कोश को कहते हैं होलो स्फीयर। ठीक है, में केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति सर्थ से अधिक जड़त्व आघूर्ण होगा। यानी ये पूछा जाए अगर किसी गोले, डिस्क या रिंग को उसके व्यास से जानी एक्सिस से अगर हम घुमाते हैं तो सबसे ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण इनमें से किसका होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक पूरा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको पूरा इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा किसका जड़त्व आघूर्ण होता है। यहाँ पे हम सीधे आंसर इसका जान लेते हैं, तो वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी वलय यानी रिंग का सबसे ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण होता है अगर उसको हम उसकी व्यास के सापेक्ष घुमाएं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोणीय संवेग इसका आंसर है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल होता है कोणीय संवेग, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, शून्य इसका राइट आंसर है। क्रांतिक टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उसका जो असंजक बलों का मान है वो 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक रुद्धोष प्रक्रम में दाब एवं आयतन के बीच संबंध है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रुद्धोष प्रक्रम क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये होता क्या है। देखिए रुद्धोष प्रक्रम में एक ऐसा कोई बर्तन लिया जाए जिसमें ना तो ऊष्मा बाहर जा सके और ना बाहर की ऊष्मा अंदर आ सके, तो वो प्रोसेस तो हमारा क्या कहलाता है, रुद्धोष प्रोसेस। देखिए उसमें आयतन और दाब में एक संबंध होता है, वो बिल्कुल फेमस संबंध है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत फेमस संबंध है ये, और ये ऑप्शन आपके ए से मैच करता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 25। यदि दो वेक्टरों का योग तथा अंतर परिमाण में बराबर हो तो उनके बीच का कोण होगा। ठीक है, इस पर मैं आपको एक पूरा एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ चलते हैं। वो आंसर है 90 डिग्री। यदि दो वेक्टरों का योग यानी a प्लस बी वेक्टर और उन दोनों का अंतर यानी a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण दोनों आपस में बराबर हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। बहुत फेमस है, इसको मैं अलग से वीडियो करके आपको कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं उनके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको मेरे उस वीडियो से उसको आप देख लेंगे। ये आपके सामने 25 इंपॉर्टेंट MCQs थे जो बोर्ड कॉम्पिटिशन और प्राविधिक शिक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो आपके दोस्त, फ्रेंड्स और जो फैमिली सर्कल्स में सबको ये चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करा दीजिए। जो बच्चे 11th और 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ख़ास तौर से इसको
सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना जा रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा। आई होप आपको आज के न्यूमेरिकल्स और सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।